गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहले मैंने अभी 1-2 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया था। जीएस का मतलब कि टेस्ट का ही था और कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गया। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और डिलीट हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। वो वीडियो डिलीट हो गया तो एक दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन संविधान से होंगे, 5 क्वेश्चन साइंस से होंगे और आपको कोशिश करना है 10 के 10 सही करना है। ये एग्ज़ाम टाइम मतलब एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं। जितना टेस्ट लगाएंगे उतनी बेहतर जानकारी होगी, उतना बेहतर नॉलेज होगा, उतना बेहतर पेपर में कर पाएंगे। इसलिए जितना भी हो सके, जहाँ भी हो सके, टेस्ट जरूर लगाया करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। संविधान से 5 क्वेश्चन है। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। योजना आयोग, वित्त आयोग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी। सोचिए इन चारों में से कोई एक आंसर है। संविधान को आपको बहुत विधिवत बताया गया है, गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम संविधान तो पूरा सही कर जाइए और कोशिश करिए कि साइंस और संविधान मिलाकर 10 सही हो जाए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही भारत का लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है। भारत ने कितना खर्चा किया, भारत के सांसदों ने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया, भारत की सरकार ने कहाँ कहाँ कितना खर्चा किया, ये सब की जांच कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 में है। 48 से 151 के बीच में है और ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। इसे संपरीक्षक कहा जाता है। ये पूरा लोक वित्त का रखवाला भी इसे कहा जाता है। आप इसके कई नाम जानते होंगे। तो ये सभी भारत के सभी खर्चों का ये जांच करता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। आपको क्वेश्चन अलग से दिखाया जाएगा और ऑप्शन अलग से दिखाए जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखा करें। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो कितनी आयु तक न्यायाधीश के पद पर रह सकता है? ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऑप्शन है 56 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है कितनी वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? 56, 58, 60, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कोई भी हो, सर्वोच्च न्यायालय में इस टाइम बहुत सारे न्यायाधीश हैं। कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इनके जो रिटायर की उम्र है वो कितनी है? 65 वर्ष है। और न्यूनतम उम्र कितनी है, मतलब न्यायाधीश बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? पता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की न्यूनतम उम्र मतलब कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम तो 65 वर्ष है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 65 वर्ष यहाँ ऑप्शन में था नहीं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में। आपको ये बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किस किसे जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। आप तो जानते हो मूल अधिकारों के हनन पर रिट जारी करने की शक्ति है उच्च न्यायालय के पास और सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है। तो यहाँ जो एक रिट जारी होता है परमादेश, आप सुने होंगे, परमादेश रिट किससे जारी किया जाता है? ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए और चौथा ऑप्शन है सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए। सोचिए किसके खिलाफ जारी किया जाता है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और इसके तहत जब परमादेश रिट जारी करता है तो वह किसी सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए आदेश देता है कि ये आपको आदेश है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। परमादेश से ये तो ये किसी सरकारी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। आशा करते हैं कि आपका सही हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सरल है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल चिकानिया, के.एन. वांचू, एस सिकरी, वाई.वी. चंद्रचूड़। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार आप सुने होंगे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। हीरालाल चिकानिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपसे कहा था संविधान से 5 क्वेश्चन होंगे, तो 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? मतलब किस भाग में संघीय मतलब केंद्र के न्यायपालिका के बारे में बोला गया है? संविधान के किस भाग में? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5।
चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। भाग 5 में है। भाग 1 में राज्य और संघ है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 5 में संघीय न्यायपालिका है। उसी में अपना संघ है, संघ के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका है जो कि शुरू होता है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में है। आपका सर्वोच्च न्यायालय वही है संघीय न्यायपालिका। तो ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब 5 क्वेश्चन हम साइंस के देखेंगे। चलिए देखते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ध्वनि का वेग विभिन्न माध्यमों में, मतलब ऑप्शन से पूछेगा कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो ध्वनि का वेग विभिन्न माध्यमों में आगे ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है समान होता है, मतलब विभिन्न माध्यमों में समान होता है। दूसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। और तीसरा है कि भिन्न भिन्न होता है, द्रव में सबसे कम होता है। चौथा है भिन्न भिन्न होता है लेकिन गैस में सबसे अधिक होता है। सोचिए क्या होगा आंसर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी जानते हैं हम। तो जितना ठोस माध्यम होगा उतना तेज चलेगा। तो ठोस द्रव गैस को अगर हम ले साथ में तो ठोस ज़्यादा कठोर होता है, अतः ध्वनि ठोस में ज़्यादा तेज चलेगी। तो वही कह रहा है कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चलेगा। सिंपल सी बात है, ठोस में तेज चलेगा, द्रव में उससे कम चलेगा, गैस में और कम चलेगा, निर्वात में नहीं चल पाएगा। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगा। उसके साथ साथ ठोसों में सबसे अधिक होगा, मतलब जो धातु या फिर जो वस्तु जितनी कठोर होगी ध्वनि उसमें उतना ही तेज चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, मतलब आप कुछ बोलते हो तो आवाज़ दोबारा सुनाई पड़ती है, किसके कारण होता है ऐसा। ऑप्शन है अपवर्तन, विपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, परावर्तन। ध्वनि किसी दीवार के से जाकर टकराकर वापस आने की क्रिया को ही बोलते हैं परावर्तन। तो परावर्तन की वजह से ही ध्वनि जो है हमें दोबारा सुनाई पड़ती है। तो वही पूछा जा रहा था आपसे कि प्रतिध्वनि कैसे सुनाई पड़ती है। तो परावर्तन की वजह से, मतलब यहाँ से कोई आवाज़ निकली है, ये आएगी यहाँ टक्कर करेगी और ये वापस आएगी, तो ये परावर्तन बोला जाता है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है लेकिन अगर सोचेंगे तो आंसर मिल जाएगा। आपको ये बताना है कि किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए, मान लो ये व्यक्ति चिल्ला रहा है, इसे अपनी प्रतिध्वनि सुननी है तो उसे कम से कम दीवार से कितनी दूर होकर खड़े होकर बोलना पड़ेगा ताकि उसकी आवाज़ उसे वापस सुनाई पड़े। तो प्रतिध्वनि आप कभी कभी देखते हो, आप दूर से चिल्लाते हो तो कहीं से आवाज़ लड़के आपकी आवाज़ वापस सुनाई पड़ती है, तो ये प्रतिध्वनि बोला जाता है। तो ये प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूर खड़ा होना पड़ेगा ताकि आपको अपनी आवाज़ सुनाई पड़ सके। तो इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है। मतलब जब आप सुराही भरते हो, पानी भरते हो उसमें, तो जैसे जैसे वो भरने लगती है एक विशेष प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है, जिससे आपको दूर से ही आप पता चल जाता है कि सुराही भरने वाली है। इसका कारण क्या है। ऑप्शन है विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद, परावर्तन। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अनुनाद की वजह से उसकी आवाज़ ऐसी सुनाई पड़ती है ताकि आपको पता चल जाता है दूर से ही कि सुराही भरने वाली है। तो ये घटना अनुनाद कहलाती है। आवाज़ का अलग तरीके से सुनाई पड़ना, जब वो भरने लगती है तो अनुनाद बोला जाता है। उसकी आवाज़ उसमें सुराही में बार बार घूमने लगती है और वो वहीं पर कंपन करने लगती है, तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। तो इसी की वजह से लगता है ऐसा सुनाई पड़ता है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन अच्छा है। जल के अंदर पड़ी मछली किस कारण से पानी में वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। सिंपल सी बात है, आप कभी कभी देखते होंगे मछलियाँ जल में जितनी गहराई में होती हैं उससे भी कुछ ऊपर आपको दिखाई देती हैं। वास्तविकता ये है कि थोड़ा उठी हुई दिखाई देती है। ये ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन है आपके पास प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि आपको जल में मछली थोड़ा उठी दिखाई देती है। जल में आप लकड़ी रखो, लकड़ी थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। जल में अगर सिक्का होगा, सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। ये तमाम घटनाएं जो होती हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं।
अब ये घटना क्यों होती है इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। आप एक बचपन से पढ़ते आए होंगे कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि अगर ये अभिलंब है, ये सीधी वाली लाइन अभिलंब है, अगर इधर से कोई किरण पड़ेगी तो ये अगर अपोजिट जाएगी तो ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर होगा। ये जानते हो, ये पढ़ते आए होंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और पढ़ते आए होंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद प्रकाश अपने रास्ते से भटक जाता है। जैसे ये मान लीजिए ये विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है, तो इधर से अगर प्रकाश यहाँ प्रवेश कर रही है तो सघन माध्यम में आने पर प्रकाश की चाल स्लो हो जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम है, ये खाली स्थान है, तेज आ रही थी, यहाँ सघन है मतलब पानी है मान लो, तो ये स्लो हो जाएगी। तो क्या होती है कि अपने अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती, झुक के चलती है। या फिर अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अपने अविलंब से दूर हो जाती है, क्योंकि इधर इसकी चाल स्लो होगी, लेकिन जब बाहर आएगी तो चाल तेज हो जाएगी, इसलिए ये अपने अविलंब से दूर या पास आती जाती रहती है। और इसी की वजह से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आप देखते हो तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी उठी या फिर तिरछी दिखाई देती है। यही कारण है कि जब कोई लकड़ी पानी से भरने बर्तन में अगर कोई लकड़ी डाल दी जाए और उसका कुछ हिस्सा डूबा हुआ रहे तो डूबा हुआ हिस्सा थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है, क्योंकि उसको देखने वाली जो किरणें प्रकाश अंदर से बाहर निकल रही हैं वो यहाँ पर बाहर आने के बाद थोड़ा तेज हो जाती है, अविलंब से दूर हट जाती हैं। इसलिए यहाँ से वो जो परछाई आपको दिख रही है थोड़ा सा तिरछा दिखाई देती है। यही कारण है कि आपको जल में मछली थोड़ा उठी दिखाई देती है, सिक्के थोड़े उठे दिखाई देते हैं, लकड़ी अगर डाल दो आधा अगर अंदर है आधा बाहर है तो वो थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। तमाम घटनाएं हैं ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर पूरा मिल गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन अच्छा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का उदाहरण है। साबुन के जो पतले झाग होते हैं आप देखो कभी धूप में तो वो चमकते रहते हैं, तो ये किस घटना का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन दिख लीजिए। भूली परावर्तन एवं व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन एवं परीक्षण परिक्षेपण, अपवर्तन एवं परिक्षेपण, ध्रुवण एवं व्यतिकरण। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर भूली नहीं है, बहुलित है। ये जो बहुलित लिखा है ये है, तो बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण है। तो ये घटना परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। आप देखे होंगे हाथ में आपके साबुन लगाओ या फिर कपड़ा जब आप कभी साबुन में भिगोते हैं तो आप देखते हैं कि वो उसकी जो फिल्में कभी कभी उसमें बुलबुले बन जाते हैं, वो देखिए आप थोड़ा रंगीन दिखाई देते हैं, तो यही घटना व्यतिकरण बोली जाती है। तो ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दो घटनाएं साथ में होती हैं, परावर्तन की और व्यतिकरण की, जबकि ऑप्शन और भी था व्यतिकरण का, लेकिन यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें से 5 संविधान से थे और 5 साइंस से थे। आशा करते हैं कि आप सब सही किए होंगे। कितना आंसर आया, कितना मतलब सही किए हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ईमानदारी से टेस्ट लगाया करिए आप लोग, तभी आपकी जानकारी बढ़ेगी। और चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस चीज़ का भी फॉर्म डालें उसका प्रैक्टिस सेट घर पे ज़रूर करिए। और ये जो वीडियोज़ आपको बना के दिए जा रहे हैं ये भी आपको प्रैक्टिस सेट के में काम देंगे, मतलब आपके एग्ज़ाम में थोड़ी तैयारी में भी मदद करेंगे। तो अच्छे से मेहनत करें और ख़ुद को तैयार रखें। और चैनल पे अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।